शुरू करो, हो गया। तो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग नया यूनिट शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 9, ठीक है। तो यूनिट नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। बढ़िया से समझना है, ढंग से क्लास का। बहुत इजी है, नहीं तो बहुत खतरनाक है ना। बढ़िया से समझना है। और हम लोग जो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे, ऑक्सीडेशन 11th में पढ़े थे ना, उसी का यूज होगा ज़्यादा इसमें। तो आप चलो, यूनिट नंबर 9 का क्या नाम है? उप सह संयोजन, उप सह संयोजन यौगिक या उप सह संयोजक यौगिक भी कहा जाता है, या उप सह संयोजक, कोई सह संयोजक भी बोलता है, उप सह संयोजक यौगिक। और इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। संयोजन संयोजक अंतर है ना, थोड़ा थोड़ा, नहीं अंतर। उपसह संयोजन है एक जगह, और एक जगह क्या है? उपसह संयोजक। उतार लो। और उपसह संयोजक यौगिक में अधिकतर उपसह संयोजक बंध ही बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पढ़े थे हम लोग, कोऑर्डिनेट तीर से जो दिखाते हैं। उपसह संयोजक यौगिक में तीनों प्रकार का बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड भी बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड बनता है इसमें। लेकिन मैक्सिमम कितने कौन बनता है? कोऑर्डिनेट। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता था? प्लस माइनस में अट्रैक्शन। कोवैलेंट साझेदारी करके सिंगल, डबल, ट्रिपल। और कोऑर्डिनेट कोई एक परमाणु एक जोड़ा को डोनेट करता था ना। तो जो परमाणु डोनेट करता था वो डोनर, और जो ग्रहण करता था एक्सेप्टर। ग्राही परमाणु, दाता परमाणु, पढ़े थे सब। तब चलो, अब जिस रसायन के जिस ब्रांच में, रसायन के जिस शाखा में हम लोग उप सह संयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, उस रसायन के शाखा को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मतलब ऐसे यौगिक का जहाँ भी अध्ययन करते हैं, उस केमिस्ट्री को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो उप सह संयोजक यौगिक क्या है, इसको समझने से पहले एक टर्म समझना है, द्विक लवण क्या होता है। देखो, द्विक लवण, डबल साल, इसको पढ़े हो? कहाँ पढ़े हो बताओ? यूनिट नंबर 6 में पढ़े हैं। फिटकरी, मोहर साल, ये सब पढ़े थे। कार्नालाइट, ये सब द्विक लवण। वहाँ परिभाषा हम नहीं बताए थे, वहाँ सिर्फ बताए थे 2 लवण मिला हुआ है इसलिए द्विक लवण। अब परिभाषा जानो। हो रहा है, वीडियो हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। हाँ, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। तो इस बार जो एग्जाम हुआ था इससे सब पूछा भरमार, इसी चैप्टर से, अर्धवार्षिक परीक्षा। तो अब देखो, द्विक लवण क्या होता है। तो द्विक लवण होता है वैसा लवण या वैसा कंपाउंड जो पानी में घुलकर सरल आयन में टूट जाता है। जैसे एग्जाम्पल लो, और ऐसे लवण 2 सरल लवण से ही बने होते हैं। 2 सरल लवण से जो बने होंगे उसी को क्या कहते हैं? द्विक लवण। द्विक माने 2। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे तुम लोग फिटकरी एलम का सूत्र पढ़ा होगा। फिटकरी का सूत्र क्या था? K2SO4 Al2SO4 और 3 डॉट क्या 24 H2O। इसको पानी में घोल दो। फिटकरी होता है, देखे होगे ना फिटकरी, पानी में घोले हो तो घुल जाता है कि वैसे रहता है?
धीरे धीरे घुल जाता है, क्या बोलते वैसे रहता है। पानी में 2-4 घंटा छोड़ दो खत्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, मिल जाएगा पानी में। तो पानी में क्यों मिल जाता है, क्यों घुल जाता है? तो ये पूरा जो अणु है फिटकरी यौगिक है, उसका एक अणु हम लिए हैं, तो ये पानी में टूट जाता है आयन में। तो K2SO पर किस में टूटेगा बताओ? K प्लस SO पर 2, ये टूटेगा K प्लस SO पर 2 माइनस। लेकिन यहाँ K 2 बार था तो 2 से गुना। फिर अल्युमिनियम कितना में टूटेगा? अल्युमिनियम 3 प्लस में, और SO पर 2 माइनस में। लेकिन एल्युमिनियम 2 बार है, 2 से गुना। सल्फेट 3 बार है, 3 से गुना। प्लस ये जो 24H2O है, तो जल में ही टूटेगा ना। जल में टूटेगा क्या? ये तो जल है, वो आयन में टूटेगा क्या? जल में घुल जाएगा, केवल आयन में नहीं टूटेगा, जल के साथ घुल मिल जाएगा। तो 24H2O ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्योंकि आयनिक यौगिक जो होता है वही ना आयन में टूटता है। तो जल आयनिक यौगिक है क्या? तो जल तो एक सहसंयोजक यौगिक होता है। तो ये सब आयन है, आयनिक, इसलिए आयन में टूटा। ये सरल आयन में टूट गया। किस आयन में टूट गया? मतलब ये जो फिटकरी था अपना अस्तित्व खो दिया, अपना पहचान खो दिया, खत्म हो गया। अब हाथ पानी में हाथ डाल कैसे करोगे, लगेगा खाली पानी नजर आएगा, नहीं है नजर। तो अपना पहचान क्या कर दिया? खो दिया। तो ऐसे ही यौगिक को क्या कहते हैं? द्विक लवण। तो द्विक लवण का परिभाषा होगा वैसे लवण या वैसे यौगिक जो 2 सरल लवणों से बने होते हैं। देखो, एक पोटासियम सल्फेट, दूसरा अल्युमिनियम सल्फेट, 2 ही लवण है, सरल अणु है, सरल लवण है, 2 सरल लवणों से बने होते हैं। और जो जिसे पानी में घुलने पर अपना अस्तित्व या अपना पहचान खो देता है और पानी में घुलकर सरल आयनों में टूट जाते हैं। ये सारे कौन सा आयन है? सब ये सरल आयन, सिंपल आयन है, ये सारे सरल आयन है, सरल आयन। और ये आपका क्या नाम है इसका? फिटकरी। क्या नाम है? फिटकरी, या इसी को एलम कहते हैं, या केवल एलम, पोटास एलम दोनों चलता है। तो पहले इसका परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या होगा दोनों बताओ तो? कहीं कीड़ा बैठा हुआ है क्या? तो लिखो, जो यौगिक या जो लवण 2 सरल लवणों से बने होते हैं, जो लवण 2 सरल लवणों से बने होते हैं तथा जल में घुलकर सरल आयनों में टूटते हैं, सरल आयनों में टूट जाते हैं, सरल आयनों में टूट जाते हैं तथा अपनी पहचान खो देते हैं, कोमा द्विक लवण कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल में नीचे उसको उतार लेना, ठीक है? उतार लोगे इसको, एग्जाम्पल में उतार लेना, मजा आ जाएगा। इसका कॉल है, क्या करते रहे तो
हिला दिया क्या? नहीं हिलाना। तो हो गया सबका? अच्छा आप बताओ, इसका रासायनिक नाम, यह तो साधारण नाम हुआ, रासायनिक नाम क्या होगा? पोटासियम अल्युमिनियम सल्फेट। और जल के साथ है, इसलिए जल योजित या हाइड्रेटेड पोटासियम अल्युमिनियम सल्फेट। वहां पढ़ा चुके हैं, एक ही बार को क्या बताएंगे, एक ही बार। तो लवण द्विक लवण समझ में आ गया बच्चा? दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो मोहर साल्ट का, या मोर लवण। क्या था सूत्र? FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 6H2। इसको भी जल में डाल दो। हाँ, तो क्या देगा बताओ? यह भी सरल आयन, इसमें टूटेगा, इसमें टूट जाएगा। यहाँ भी दो लवण है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, सही है। तो यह टूटेगा किसमें? Fe2 प्लस SO4 माइनस। और आगे बताइए। और टूटेगा NH4 प्लस, कितने बार? 2 बार।
प्लस यह स्वप पर कितने बार, 2 माइनस, एक ही बार है, एक बार, प्लस वाटर ज्यों का त्यों रह जाएगा। यह सब इस सरल आयन में टूट गया, यह अपना पहचान खो दिया। पहले ऐसे था, वहां टूट टूट के अलग हो गया, खत्म हो गया, इसलिए हुआ द्विक लवण। समझ में आ गया? उतार लीजिए। तो इसका नाम है मोहर लवण, मोहर साल्ट। मोर साल्ट, मोर लवण, इसको हिंदी में बोलते हैं मोहर या मोर, मोर लवण। तो पूछता है ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहता है, निम्नलिखित में कौन द्विक लवण है? पूछा है क्वेश्चन, यही पहचान है इसका। इसमें 2 ही लवण रहेगा, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। और एक कार्नालाइट का बताए थे, पोटासियम मैग्नीशियम क्लोराइड, जल योजित पोटासियम मैग्नीशियम क्लोराइड, KCl, MgCl2 6H2। यह भी 2 लवण है कि नहीं बता? यह भी एक क्या है, द्विक लवण है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं कौन सा लवण, उप सह संयोजन, जो हम लोग का चैप्टर है हमारा। उप सह संयोजन यौगिक क्या होता है? उप सह संयोजक यौगिक आखिर ये क्या होता है? या इसी को संकुल यौगिक बोलते हैं दोनों। क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। और इसी को जटिल यौगिक भी बोलते हैं दोनों। क्या बोलते हैं? जटिल यौगिक। तो यह भी पूछा गया है, 4 क्वेश्चन दिया है, पूछा है निम्नलिखित में कौन जटिल यौगिक है? यह भी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ। हाँ, तो आप उप सह संयोजक यौगिक क्या है? तो इस यौगिक को अभी पानी में घोलोगे ना, तो इसमें सरल आयन भी देगा, जटिल आयन भी देगा। लेकिन जटिल आयन अपना पहचान नहीं खोता है, अपना पहचान बनाए रखता है। सरल आयन अपना पहचान खो देता है। मतलब वैसा यौगिक जो जल में घोलने पर वो सरल आयनों और जटिल आयनों दोनों आयनों में टूटते हैं, परंतु उसमें जटिल आयन अपना पहचान बनाए रखता है, होता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, अच्छा इसका इंग्लिश क्या होगा बता दो? इसका इंग्लिश होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड, कम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आपको दोनों का इंग्लिश एक ही होगा और इसका इंग्लिश ये होगा। समझ में आ गया? उतार लीजिए। तो लिखो, तो लिखो, हमारे भारत देश के प्यारे प्यारे बच्चों, लिखो हमारा उप सह संयोजन यौगिक, संकुल यौगिक और क्या, जटिल यौगिक। तो एग्जाम्पल लो, जैसे K4 FeCN6, इसको जोल में डाल दो। तो बता, ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है ना, वो आयन में नहीं टूटेगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाहर या उधर भी रहता तो टूटता। तो ये किसमें टूटता है? प्लस। कितने बार है? 4 से गुना, प्लस ये पूरा किस पर माइनस? 4 माइनस। तो FeCN6 और 4 माइनस। तो ये हुआ सरल आयन। कौन आयन? और जो बड़ी ब्रैकेट से घिरा रहेगा वो जटिल आयन, वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन। ये हुआ सिंपल आयन। तो वही है, इसका नाम पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में, तो इसलिए पढ़ शुरू किया, सबका नाम सीखने वाले हैं हम लोग। तो इसका नाम होगा पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, नाम सीखने वाले हैं। अब इसको पानी में घोल दिया तो सरल आयन भी दिया और जटिल आयन। तो जटिल आयन पुनः नहीं टूटेगा, अपना अस्तित्व बनाए रखा है, अपना पहचान नहीं खोया है वो। हाँ, ये भी अलग होता तब पहचान खो देता।
लेकिन अपना पहचान बनाए रखा है। तो ऐसे ही यौगिक को क्या कहते हैं? तो परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए फटाफट। तो लिखिए वैसे यौगिक, वैसे यौगिक जो जल में घुलकर, जल में घुलकर सरल आयनों के साथ साथ, सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन भी देते हैं। जटिल आयन आयनों में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, जटिल आयनों में टूट जाते हैं। परंतु खास बात क्या है इसमें? परंतु जटिल आयन, परंतु जटिल आयन अपनी पहचान क्या करता है बच्चों? बनाए रखता है, अपनी पहचान बनाए रखता है। वहाँ जटिल यौगिक कहलाते हैं, जटिल यौगिक कहलाते हैं। और एग्जाम्पल में आप इसको उतार लीजिए, ये वाला। अगले दिन से 6 बजे से आना, ठीक है? 6 से 7 पढ़ाएंगे। हाँ नहीं, 5 से पहले बेच रहता है ना। सुबह 7 से 8 डेली होगा। तो ये हुआ परिभाषा, ये हुआ एग्जाम्पल, हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब जैसे ये कहे CuNH3 बड़ी ब्रैकेट के बाहर SO4 है, इसको भी जल में डाल दिए, किसमें टूटेगा बताओ? ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। सल्फेट का 2 वैलेंसी होता है, तो ये इसका 1 वैलेंसी है, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है, इसका 1 है, इसका 2, यहाँ 2 नहीं दिखाया गया है। और इसका माने यह संयोजी नियम का पालन नहीं कर, इसका नाम है जटिल। ये संयोजकता नियम का पालन नहीं करता है, अलग हटके होता है। तो ये टूटेगा CuNH3, बड़ी ब्रैकेट में केस क्या है? CuNH3 और ये टूटेगा क्या? 2+, इसमें टूटेगा 2+ में, और SO4 2- में टूटेगा। अर्थात इस पूरे का 2 वैलेंसी छुपा हुआ है, इसका भी 2, इसलिए बराबर है, इसलिए दिखाया नहीं गया है। अब यहाँ पर सुनो, ये बना जटिल आयन, ये कौन आयन बना? बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो भी आयन होगा जटिल आयन, ये क्या हुआ? सरल आयन। उतार लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, इसका नाम है टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट। टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट सीखने वाले हैं। 2 लेक्चर बाद नाम सीखने लगेंगे हम लोग। कल परसों से नाम जानना शुरू कर देंगे, क्या नाम होगा। अभी बेस बना रहे हैं, बेस।
तो आप हेडलाइन में लिखिए उप सह संयोजन या उप सह संयोजक रसायन, रसायन किसे कहते हैं, ये हेडलाइन में लिखिए। मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको कहते हैं, बता पाएंगे आप लोग? कोऑर्डिनेशन, हाँ, तो लिखो केमिस्ट्री के जिस शाखा में, केमिस्ट्री के केमिस्ट्री के जिस शाखा में, केमिस्ट्री के जिस शाखा में, वीडियो में हम दिखाई दे रहे हैं क्या? वीडियो में हम दिखाई दे रहे हैं? केमिस्ट्री के जिस शाखा में क्या, उप सह संयोजक, उप सह संयोजक यौगिकों, उप सह संयोजक यौगिकों का क्या होता है, अध्ययन होता है, अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं, उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं, कहते हैं। अच्छा, परसों जो वीडियो बना था उसका मिला है क्या यूट्यूब में? बहुत बड़ा वीडियो था, लोडे नहीं ले पता जल्दी, अपलोड होता ही नहीं, बहुत टाइम है। परसों वाला वीडियो आ गया है? लाइव, लाइव वीडियो लाइव हो पाएगा? चालू कर दोगे? सब्सक्राइबर तो अब पुराना वाला में लगभग 2000 था, इसमें 150 लगभग हुआ अभी तक। 50 प्लस हो जाता है तो ठीक है, अगले दिन से लाइव शुरू कर देंगे। हाँ, हमारे अकाउंट में आ जाएगा तो कर देना। तो मेरा पहला जो अकाउंट है उसमें आ जाएगा। ईमेल आईडी और पासपोर्ट ही याद रहे हम, आ जाएगा तो कर देना। तो हमको सब नहीं आता है। आप देखो, आप सुनो, द्विक लवण और जटिल लवण में क्या अंतर है पूछता है, तो लिखो हेडलाइन में द्विक लवण और जटिल लवण। हम जो पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को एकदम परफेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो होता है एक्चुअल वो पढ़ा रहे हैं, अलग अलग थलग नहीं। द्विक लवण कहीं भी जाओ मेरा याद जरूर आएगा कि सर पढ़ाए थे इसे। द्विक लवण और जटिल लवण, लवणों में अंतर, मेरा ही कॉपी खोलने का मन करेगा। अंतर, तो द्विक लवण और जटिल लवण में क्या अंतर है? तो एक तरफ लिखो द्विक लवण और दूसरे तरफ क्या लिखोगे? जटिल लवण। तुम लोग भारत देश के प्यारे प्यारे बच्चों हो, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लिखो द्विक लवण, द्विक लवण। इधर कौन लवण लिखोगे? ये हुआ जटिल लवण। तो बताओ पहला अंतर क्या होगा? यह मैंने कौन होश अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखता है। यह होश अवस्था में, होश अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखता है, बनाए रखता है। परंतु, परंतु क्या बोलो? परंतु जलीय
विलियन में, जलीय विलियन में, पानी में घोल देंगे विलियन ना हो जाएगा। जलीय विलियन में अस्तित्व या अपनी पहचान खो देता है, अपनी पहचान खो देता है, यह तो इसका विशेषता है, खो देता है। मतलब पानी में घुल मिल जाएगा पूरा सफाचट, पता ही नहीं चलेगा क्या है। खाली पानी में हाथ डालोगे पानी ही नजर आएगा। हाँ, पानी थोड़ा उसका टेस्ट बदल जाएगा, पूरा नमकीन, और पूरा मुंह में दोगे तो मुंह में एकदम लगता है कुछ पकड़ रहा है, ऐसे करेगा। थोड़ा देर के लिए मुंह भोथरा कर देता है, पूरा स्वादहीन कर देगा मुंह को, कुछ खाओगे पता ही नहीं चलेगा। हाँ, फिटकरी, फिटकरी जिसको बोलते हो आप, फिटकरी जिसको मसूरा का प्रॉब्लम होता है, जिसको पायरिया बीमारी बोलते हैं, मसूरों से खून आता है, मुंह में से बदबू आता है, तो फिटकरी से पानी मुंह दांत मलोगे ना तो बदबू खत्म हो जाएगा, मसूरा भी स्वस्थ हो जाता है। फिटकरी अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है। हाँ, दाढ़ी बनाने से, शेविंग के बाद फिटकरी लगता है कि नहीं, इसलिए कि एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक होता है वो, एंटीसेप्टिक जो सूक्ष्म जीव अटैक करे उसको मार देता है, कट फट जाता है ना, उसको सूक्ष्म जीवों से बचाता है, वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। और जटिल लवण क्या है बता दो जल्दी से, क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ ठोस एवं जलीय विलयन दोनों अवस्थाओं में क्या करता है दोनों? यह ठोस एवं जलीय विलयन दोनों अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखता है, अपनी पहचान बनाए रखता है, ये पहला अंतर हो गया। तो आप लोग कुछ बताइए दूसरा अंतर इसका। हाँ, दूसरा अंतर बता पाएंगे? हाँ, यह जल में सरल आयनों में टूट जाते हैं और यह जल में दोनों सरल एवं जटिल दोनों आयनों में टूट जाते हैं। तो लिखिए दूसरा, यह जल में सरल आयनों में टूट जाते हैं, यह जल में सरल आयनों में टूट जाते हैं और यह जल में सरल एवं जटिल दोनों आयनों में टूट जाते हैं, दोनों आयनों में टूट जाते हैं। हो गया क्या? आप तीसरा गुण बताओ। तीसरा गुण क्या होगा? तीसरा गुण अंतर होगा इसमें अधिकतर आयनिक बंध ही बनता है, आयनिक प्लस माइनस में टूटा था, आयनिक बंध ही नहीं बना है। तो इसमें
अधिकतर इसमें अधिकतर आयनिक बंध ही बनता है, आयनिक बंध ही बनता है। और इसमें बताए थे हम, इसमें आयनिक सहसंयोजक, आयनिक सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक कैसे बनता है देखना आगे। उप सहसंयोजक बंध तीनों बनते हैं, तीनों बनते हैं। तो 2 नंबर का पूछता है, 4 अंतर लिख दोगे हो जाएगा। 3 तो हो गया और 1। और लास्ट अंतर है बच्चा चौथा, तो बता दिए। तो सुनो, ये जो लवण था जल में घुलकर आयन दिया था, तो उस आयन का गुण और जो पहले ठोस अवस्था में था उसका गुण, भौतिक गुण अलग अलग होता है। क्या बोले? जैसे अभी ये था तुम्हारा अल्युमिनियम किस में टूटा था? K+, SO4 2-, फिर Al3+ SO4 2- प्लस 24H2O टूटा था। तो ये फिटकरी से है ना, K2SO4 Al2SO4 होल 3.24 है। ये तो ठोस अवस्था में था। इसका जो भौतिक गुण होगा और जो पानी में आयन में टूट गया, इसका जो भौतिक गुण अलग अलग होगा, लेकिन रासायनिक गुण सेम होगा। रासायनिक गुण मतलब ये किसी से रिएक्शन करके जो बनाएगा, यह सब भी रिएक्शन करके वही बनाएगा। तो इसी का ना अस्तित्व है, इसी का ना पाठ है। चाहे इसको ठोस अवस्था में रखो, पानी में घोल दो, तो किसी से मिलाएगा तो वही चीज़ बनाएगा। ये भी वैसा ही बनाएगा, वो भी वैसा ही बनाएगा। मतलब इसके गुण उसके आयनों के भौतिक गुणों से क्या होता है? भिन्न, परंतु इसके आयनों से रासायनिक गुण क्या समान। लेकिन इसमें क्या है? भौतिक रासायनिक दोनों अलग अलग होता है। समझ गए? तो इस बात को आप लिखो चौथा अंतर में, चौथा में। अच्छा, भौतिक गुण किसको कहते हैं? भौतिक गुण का मतलब भौतिक अवस्था में किस अवस्था में, ठोस है कि द्रव है। तो जब ये ठोस अवस्था में, जब ठोस है पानी में घोले जल अवस्था, तो भौतिक गुण बदल गया कि नहीं? रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। तो लिखो इनके भौतिक गुण, किसके भौतिक गुण? इनके भौतिक गुण आयनों के गुणों से क्या होते हैं? दोनों से भिन्न होते हैं, से भिन्न होते हैं। हाँ, वो अपना दुनिया में अब इनके भौतिक गुण आयनों के गुणों से क्या होता है? भिन्न होते हैं। जबकि क्या रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण मतलब किसी के साथ मिला दोगे, जो ठोस अवस्था में बनाएगा पानी में भी वही चीज बनाता है। रासायनिक गुण समान होते हैं, समान होते हैं। और बाकी इसमें बताइए। हाँ, इनके भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण आयनों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। आयनों से भिन्न होते हैं। तो ये आपको 4 अंतर 2 नंबर में पूछेगा तो लिख देना है। तो अब आपको जटिल यौगिक
या उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक, एक ही चीज है। तीनों का क्या पहचान है? जिसमें बड़ी ब्रैकेट लगा रहे हैं वही उसका पहचान है, सिंपल भाषा में। तो और 5 मिनट पढ़ा देते हैं। तो आपका जैसे आप K4 Fe और CN6। अब देखो इम्पोर्टेंट बात, ये देखो बड़ी ब्रैकेट है, तो कम्प्लेक्स कंपाउंड हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक ही बात हुआ। संकुल यौगिक बोलो या जटिल यौगिक बोलो या उप सहसंयोजक यौगिक बोलो, तो इसमें कुछ भाग होता है, कई भाग है, ये कई भागों से बना होता है। कौन कौन भाग क्या है तो इसको जानना जरूरी है। ये जो आपको ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, बड़ी ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, तो उस भाग को कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है ना दोनों, ये वाला पार्ट ब्रैकेट के बाहर है ना, कौन सा है, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट साइड है, तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयनन स्फीयर मंडल, इसको आयनन मंडल बोलते हैं हिंदी में। और ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला भाग है ना, पूरे भाग को जटिल स्फीयर बोलते हैं, कम्प्लेक्स स्फीयर बोलते हैं, इसी का नाम है। ये जो बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है, अच्छा हटा अभी रुको, मतलब इसको रंग बदल देते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पूरा पार्ट, इसको कहा जाता है कम्प्लेक्स स्फीयर। माने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो स्फीयर का बना होता है, एक आयोनाइजेशन, दूसरा कम्प्लेक्स। यही आयन में टूटा था, ये तो आयन में नहीं टूटा था, जटिल बना हुआ था, इसलिए जटिल कम्प्लेक्स हुआ, कम्प्लेक्स स्फीयर हो गया। और कम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर कई चीज होता है। ये जो वाला भाग है इसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अब आयन क्यों कहेंगे पता चलेगा। और ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है या स्मॉल ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है, माने सेंट्रल एटम के छोड़कर बाकी जो भी भाग होगा ना उसको लिगेंड कहा जाता है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला नंबर को छोड़कर, नंबर को नहीं लेना है, ये वाला भाग इसको कहा जाता है लिगेंड, या हिंदी में इसे लिगेंड ही बोला जाता है, या इसको दंतुर बोलते हैं, दंतुर। और ये जो नंबर है बाहर में, कौन नंबर है वहाँ लगा हुआ? 6 नंबर है, 6 नंबर है ना, ये जो 6 नंबर है दोनों, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको। तो कहने का मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी होगा, दो पार्ट होगा मेन, एक होगा कम्प्लेक्स स्फीयर, पूरे बड़ी ब्रैकेट के अंदर का भाग को क्या कहते हैं, और ब्रैकेट के बाहर इधर या उधर वो क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन स्फीयर, आयनन मंडल, और इसको जटिल मंडल। और बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो शुरू में मेटल धातु रहेगा, कोई भी धातु हो सकता है, और खास करके डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का धातु होता है, पी ब्लॉक का नहीं होता है। कौन ब्लॉक का? पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसलिए संक्रमण तत्व ही या अंतः संक्रमण तत्व ही भाग लेता है। संक्रमण, जटिल यौगिक के निर्माण में कौन धातु भाग लेते हैं? संक्रमण या अंतः संक्रमण, इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक को कहे थे, और संक्रमण ट्रांजिशन डी ब्लॉक को कहे थे, वही भाग लेता है, ध्यान रखना। और इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु, या और ये जो छोटी ब्रैकेट के अंदर या
इस मेटल एटम को छोड़कर जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। और इसके लिगेंड के नीचे जो नंबर 2, 3, 4 जो भी रहेगा उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मतलब 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, इसी तीनों को मेन हमको पढ़ना है, मेन जानना है तीनों के बारे में, तब इसका नाम खटाखट बनने लगेगा। ठीक है, तो पहले इसको उतार लो। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग कल। आज भर के लिए गुड नाइट। अब